पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मेरी नज़र बैरे की तरफ उठी और उसी की सीध में 3-4 कदम आगे एक शख्स पर पड़ी जो परिवश की तरफ मुतवज्जे था। किसी भी खूबसूरत लड़की के अतराफ में मौजूद मर्दों से बैद है कि उसे बराह रास्त या कनखियों से न घूरें। उसे भी मैं कोई शोदा समझकर दूसरी तरफ मुतवज्जे होने लगा था कि उसका हाथ नेफे की तरफ सरकते देखा। मेरी छठी हिस्स ने एकदम खतरे का अलार्म बजा दिया। उसका हाथ जूं ही नेफे से बाहर आया, उसमें साइलेंसर लगा पिस्तौल था। राजकुमारी नीचे लेट जाओ। एकदम चीखते हुए मैंने खाली प्याली उठाकर पिस्तौल बरदार के चेहरे का निशाना लेकर फेंकी। गो प्याली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, मगर चेहरे की तरफ आने वाली प्याली ने उसकी तवज्जो खींच ली। प्याली से बचने को उसे हरकत करना पड़ी। इतनी देर में मैं कमान से निकले हुए तीर की तरह उसकी तरफ लपक चुका था। जस्ट लगाकर मैंने निस्फ फासला तय किया और फिर उल्टे पांव पर घूमते हुए मेरे पांव की एड़ी उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी, जिसकी नाल अब मेरी जानिब उठ गई थी। उसके लबलबी दबाने तक मेरी ठोकर उसके हाथ पर लग चुकी थी। ठक करके गोली फायर हुई और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसने पिस्तौल के पीछे छलांग लगाई और जूं ही उसके हाथ ने पिस्तौल के दस्ते को छुआ, तब तक मैं भी जकंद भरकर उस पर जा पड़ा। वो औंधे मुंह नीचे गिरा और तड़प कर नीचे से निकलना चाहा, मगर मेरा एक हाथ उसकी ठोड़ी और दूसरा सर पर गिरफ्त मजबूत कर चुका था। जोरदार झटका देते हुए मैंने उसका मन का तोड़ दिया था। गो उसे खत्म करने की बजाय बेहोश करना ज्यादा मुनासिब था कि पुछगिछ की जा सकती थी, मगर मुझे डर था कि वो अकेला नहीं होगा और उस वक्त दुश्मनों को पकड़ने की बजाय मुझे परिवश को बचाने की कोशिश करना थी। उस बेवकूफ का मुहाफिजों के बगैर वहां आना दुश्मनों को हमले की तहरीक दे गया था। उसके हाथों से पिस्तौल लेते हुए मैंने उसे तड़पने की छूट दी और हॉल में नजरें दौड़ाईं। लोग चीखते हुए दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दुश्मन शायद अकेला ही था कि कोई और मशकूक शख्स नजर नहीं आया था। मैं परी की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो मेज के साथ दुबक गई। मैं लपक कर उसके करीब हुआ। मैंने कहा, हमें फौरन निकलना होगा, नामालूम कितने दुश्मन हैं। वो एतमाद से बोली, आपकी मौजूदगी में कोई हमें छू भी नहीं सकता। मैंने कहा, मेरी आड़ में रहना। उसे हिदायत देता हुआ मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त दाखिली दरवाजे से बाहर जाती एक लड़की चीखते हुए नीचे गिरी। उसके कंधे में गोली लगी थी। बेचारी का लिबास बिल्कुल परिवश जैसा था। लगा हमलावरों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं रुक गया। परी बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर खड़ी हो गई थी। उसने बेसाख्ता पूछा, क्या हुआ? लहजे में हल्की सी लर्जिश थी जो उसके खौफ को जाहिर कर रही थी। मैंने कहा, सामने से जाने में खतरा ज्यादा है। दुश्मन ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये कहते हुए मैंने मुड़कर देखा। मेरा इरादा अक़बी जानिब निकलने का हुआ, मगर फिर ख्याल आया कि वहां भी दुश्मन ने एक हाथ लगाई हुई तो आसानी से शिकार हो जाएंगे। मैंने कहा, मेरे साथ आओ, और उसे बाजू से पकड़कर मैंने गुस्ल खानों की तरफ खींचा जो दीवार के साथ खवातीनों हजरात के लिए अलहदा बने हुए थे। खवातीन के गुस्ल खानों में उसे धकेलते हुए मैंने तेज लहजे में कहा, बैरूनी दरवाजा बंद रखना और जब तक मैं आवाज नहीं देता किसी और के सामने मत खोलना। वो मिनमिनाई, हमें अकेले डर लगेगा। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, डरने का वक्त नहीं है। उसके चेहरे पर खफकी फैल गई थी, लेकिन वो वक्त ध्यान रखने का नहीं था। दरवाजे के किवाड़ बंद करके मैं चौकीदार की तरफ बढ़ा जो यकीनन रिटायर्ड फौजी था। वो क्लैशनकोफ कंधे से लटकाए जख्मी लड़की को संभाल रहा था। मैंने करीब होते हुए एकदम उसकी क्लैशनकोफ कब्जे में की। वो बिदक कर उछला और फिर जारहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, हथियार वापस दो। मैंने कहा, ठंडे हो जाओ भाई, हमलावर ब्रिगेडियर साहब की बेटी को कत्ल करना चाहते हैं और मैं उसका मुहाफिज हूँ। वो मुतज़ब्ज़ब हुआ, बोला, ये मेरा मसला नहीं। मैंने वजाहत दी, कहा, दहशतगर्दों ने हमें घेरे में लिया हुआ है और उनका मुकाबला करने को मुझे गन चाहिए होगी।
और उसका जवाब सुने बगैर उसका स्टूल उठाकर दीवार के साथ लगाया और ऊपर चढ़कर सामने देखने लगा। दुश्मन को ढूंढने के लिए ज्यादा तगो-दौ न करना पड़ी थी। होटल के सामने सड़क और उसके दूसरी जानिब दुकानों की कतार थी। एक 2 मंजिला दुकान की छत पर मुझे एक आदमी नजर आया जो छत की 4 दीवारी के पीछे बैठा था। उसकी राइफल की बैरल होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ तनी हुई थी। स्नाइपर होने के नाते किसी दूसरे स्नाइपर को ढूंढना मेरे लिए चंदा दुश्वार न था, मगर जिस तरह वो हजरत छुपा था उसे तो कोई आम आदमी भी ढूंढ सकता था। उसका मुझसे हवाई फासला 200 मीटर से ज्यादा न था। मैंने फौरन क्लैशनकोफ की बैरल दीवार पर रखी, रियर साइड पर 200 मीटर रेंज मुंतखब की, गन के सेफ्टी लीवर को नीम खुदकार मोड पर सेट किया और कॉकिंग हैंडल पीछे खींचते हुए शिस्त लेने लगा। टेलीस्कोप साइट के बगैर शिस्त लेना जरा मुश्किल होता है, लेकिन ये नए फायरर के लिए होता है। मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि नामालूम गन सिफर थी या नहीं, क्योंकि फायर करने से पहले हथियार का सिफर होना ही फायर की दुरुस्ती को यकीनी बनाता है। बहरहाल सोचने का वक्त नहीं था। दुश्मन की छाती नजर आ रही थी, उस पर शिस्त साधते हुए मैंने लबलबी खींच ली। धमाके के साथ ही वो पीछे को गिरा। मैंने स्टूल से उतरकर क्लैशनकोफ चौकीदार की तरफ बढ़ाई। साथ ही मेरी नजर परी पर पड़ी जो स्टूल के साथ ही खड़ी थी। न जाने किस वक्त गुस्ल खाने से बाहर निकली थी। मेरे इस्तफसार से पहले ही वो मिनमिनाई, बोली डांटने की जरूरत नहीं, हमें आपके बगैर डर महसूस हो रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो आओ मेरे साथ। मैं सूरत से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। होटल का हॉल करीबन खाली हो गया था, मगर वहां टिकना खतरे से खाली न था। अगर दुश्मन एक साथ हल्ला बोल देते तो हमें सख्त नुकसान पहुंचा सकते थे। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने परिवश को हिदायत की थी मेरी आड़ में रहना। ममनूनियत भरे लहजे में बोली जानते हैं, और मेरी पीठ से करीबन चिपक गई। सरसरी नजर बाहर दौड़ाकर मैंने सूरत से जायजा लिया और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ गया, जहां परिवश की सुर्ख रंग की ऑल्टो पार्क थी। ये उसकी अपनी कार थी। जब कहीं अकेले जाना होता था तो वो उसी को इस्तेमाल किया करती। कार की तरफ बढ़ते हुए मेरा सर पेंडुलम की तरह हरकत कर रहा था। पार्किंग में रुकते हुए मैंने उसे कार में बैठने का इशारा किया और खुद अतराफ का जायजा लेने लगा, मगर कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आ रहा था। उसने पर्स से चाबी बरामद करके जूं ही दरवाजे में लगाना चाही, अचानक एक खदशा दिमाग में उभरा और मैं सूरत से बोला दरवाजा न खोलना। उसका बाजू पकड़कर मैंने पीछे खींच लिया। वो शिश्तर रह गई थी। क्या हुआ? मैंने कहा अगर वो आपकी कार को पहचानते हैं तो मुमकिन है उन्होंने बारूदी फंदा लगाया हो। मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए उसने गहरा सांस लिया। बोली तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा पुलिस पर इन्हिसार करने की बजाय QRF यानी क्विक रिएक्शन फोर्स मंगवा लेते हैं। उसने मुंह बसोरा। बोली पापा डांटेंगे। मैं चिल्लाते हुए बोला यकीनन सर का डांटना कत्ल से सख्त सजा नहीं होगी। बोली हम कुछ नहीं जानते। उसने फैसले का इख्तियार मुझ पर छोड़ दिया। मैंने हालात को मद्देनजर रखते हुए फौरन अंसारी साहब को कॉल कर दी। बेटी पर हमले का सुनते ही उन्होंने तफसील पूछना जरूरी न समझा। कॉल करके मैंने करीबी दुकान में परी को बिठाकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वो मुझसे दूर होने पर तैयार न थी। मैं अगर जबरदस्ती चला जाता तो उसने पीछे पहुंच जाना था। मजबूरन मैं भी वहीं ठहर गया था। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई थी। चंद मिनट के बाद QRF की गाड़ियां भी एक कैप्टन की कमान में पहुंच गई थी। मैं परिवश के हमरा उनकी तरफ बढ़ गया। हमारा तारुफ सुनते ही उसने परी को एक गाड़ी में बिठा दिया था। मैं परिवश की कार में बारूदी फंदे की मौजूदगी के बारे में बताने लगा। बारूद का माहिर इंजीनियर का एक नुमाइंदा QRF का हिस्सा था। उसने फौरन कार का जायजा लिया और चंद ही लम्हों के बाद कार की ड्राइविंग सीट वाली खिड़की के साथ स्विच नंबर 4 पुल मार्क 1 के लगने की तस्दीक कर दी। ये आला जैसा कि नाम से जाहिर है खिंचाव वाला आला है और 6 से 8 पाउंड खिंचाव पड़ने पर चाल कर जाता है। ये उमूमन खिड़कियों दरवाजों के साथ लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी कई किस्म के बारूदी फंदे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें प्रेशर स्विच जो वजन पड़ने पर फटते हैं। बारूदी सुरंगें भी उसी की एक किस्म है। रिलीज स्विच जो वजन हटने पर चाल करता है कि जैसे ही वजन उठाया जाए धमाका हो जाए। डिले स्विच जिनमें मुख्तलिफ किस्म के टाइम बम शामिल हैं और आजकल तो रिमोट बम वगैरह भी मुस्तामिल हैं। दुकान की छत पर पुलिस को एक शख्स की लाश मिली थी जिसके पास ड्रैगनॉव स्नाइपर राइफल मौजूद थी। बिलाशुबा वो मेरी गोली का शिकार हुआ था। होटल में भी एक दुश्मन मेरे हाथों हलाक हुआ था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। वहां FIU और ISI वाले भी पहुंच गए थे। उन्हें सरसरी तफसील बताकर हम QRF की हिफाजत में वापस चल पड़े। हम दोनों परिवश की कार में बैठे थे। कार मैं ड्राइव कर रहा था। परिवश ने ममनूनियत भरे लहजे में खामोशी तोड़ दी। बोली अगर आपने हमें कार का दरवाजा खोलने से न रोका होता तो शायद अब तक हम फना हो चुके होते। मैंने कहा यह सब मेरे रब का निजाम है। वक्त मुकर्रर से पहले किसी को मौत नहीं आ सकती।
البتہ یہ کہہ سکتی ہو کہ آپ کو بچانے کو مجھے سبب بنایا گیا۔ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا، آپ ہم سے خفا ہیں؟ میں نے متبسم ہو کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ بولی، جھوٹ بولنا کب چھوڑیں گے؟ میں نے موضوع تبدیل کیا، کہا، جب انصاری صاحب پوچھیں گے کہ محافظوں کو کیوں ساتھ نہیں لے کر گئی تھی تو کیا جواب دو گی؟ اس نے اطمینان ظاہر کیا۔ بولی، کہہ دیں گے راجا نے کہا تھا محافظ لانے کی ضرورت نہیں، میں موجود ہوں۔ میں نے متون کیا، کیا جھوٹ بولو گی؟ وہ شوخی سے بولی، آپ کی صحبت کا اتنا اثر تو ہونا ہی چاہیے۔ اچانک میرے دماغ میں روما کی مسحور کن سرگوشی گونجی، جھوٹے اجنبی۔ میں کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے سمجھا میں اس کی بات پر مسکرا رہا ہوں۔ فوراً بولی، ہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا ہی کہیں گے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ انصاری صاحب بے صبری سے منتظر تھے۔ QRF کمانڈر کیپٹن ولی نے سلوٹ کر کے اجمالاً ساری تفصیل سنائی اور انصاری صاحب کی اجازت سے QRF کو واپس لے گیا۔ کیپٹن ولی کے جاتے ہی انصاری صاحب پریوش کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم محافظوں کے بغیر وہاں کیا کرنے گئی تھیں؟ وہ خاصے برہم اور خفا دکھائی دے رہے تھے۔ میں فوراً بولا، میں نے بلایا تھا سر۔ انہوں نے برہمی ظاہر کی۔ بولے، میرا سوال محافظوں کے متعلق تھا۔ میں نے کہا، میں نے منع کیا تھا سر۔ دوسرا الزام بھی میں نے اپنے سر لے لیا۔ بولے، پوچھ سکتا ہوں بلانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے لہجے کی درستی برقرار تھی۔ میں نے جھوٹ بکا، کہا آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ میں نے کہا، معذرت چاہتا ہوں سر، ندامت کی وجہ سے خود نہیں آ پایا۔ البتہ آپ کی فکر تھی تبھی تو راجکماری کی منت کی تاکہ وہ مجھے معافی دلا سکے۔ وہ پریوش کو مخاطب ہوئے، بولے، آج کے بعد محافظوں کے بغیر گھر سے قدم نکالا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ لہجے میں پہلے والی برہمی باقی نہیں رہی تھی۔ پریوش نے کہا، سوری پاپا۔ انصاری صاحب بولے، اور تم گھر ہی میں آ کر پوچھ لیا کرو، اگر گھر میں نچلے درجے کے سپاہی ہو تو ہوٹل میں جا کر تمہاری حیثیت بدل نہیں جاتی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ پری کے چہرے پر خفت بھرا تبسم ابھرا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، سوری سر، میری وجہ سے آپ کا دل دکھا۔ بلا شبہ میری نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو خوش دیکھ کر بدگمانی کر بیٹھا کہ شاید آپ ذاتی دشمن سے جان چھوٹنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ باقی دشمن تو وہ میرا بھی ہے اور میں اسے متنبع کر کے بھی آیا تھا، اس لیے مجھے سرحد پار جانے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ بولے، تمہیں میری خوشی کی وجہ معلوم ہی نہیں ہے بے وقوف۔ یقیناً میں عام سا دنیا دار شخص ہوں جس کی ترجیحات عام لوگوں کی طرح اپنے کنبے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہیں، لیکن تب میری خوشی کی وجہ کوئی اور تھی۔ میں ملتجی ہوا، کہا، سر بتائیں گے نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس شرط پر کہ تم انڈیا جانے پر اصرار نہیں کرو گے۔ میں عزم سے بولا، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ اجازت نہ دیں تب بھی میں دشمن کی سرکوبی کو تو ضرور جاؤں گا۔ وہ شرارتی انداز میں بولے، یاد کرو یہ وہی راجکماری ہے جس نے تمہاری سخت توہین کی تھی۔ پریوش نے احتجاج کیا، پاپا اس میں ہم کہاں سے آ گئے؟ انصاری صاحب بولے، تم ہی نے کہا تھا اسے گھر آنے سے منع کر دوں۔ وہ ڈٹائی سے بولی، ہم اب بھی کہتے ہیں۔ انصاری صاحب بولے، اچھا تم فی الحال جاؤ، آج رات خوب سوچو، گھر والوں سے بھی مشورہ کر لینا اگر خوشی سے دشمن ملک جانا چاہتے ہو یا صرف مجھے خوش کرنے کے لیے حامی بھر رہے ہو۔ میں شاکی ہوا، کہا، فوج میں کب سے مرضی چلنے لگی؟ انصاری صاحب بولے، غلط فہمی ہے تمہاری، دشمن ملک جانے والے جاسوس کے پاس انکار کا انتخاب موجود ہوتا ہے۔ میں پرعزم لہجے میں بولا، میں نے سوچ لیا ہے۔ انصاری صاحب بولے، کل بات ہوگی۔ حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ مجبوراً مجھے بھی نشست چھوڑنا پڑی۔ پری مجھے الوداع کہنے ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی۔ بولی، بہت بہت شکریہ راجا، آپ نے ہماری جان بچائی، دشمنوں سے بھی اور پاپا کی ڈانٹ سے بھی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، خوش آمدید، اور یہ کہہ کر میں داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عقب سے آواز دی، ہم چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے مڑے بغیر با آواز بلند کہا، ضرورت نہیں ہے، اور میں باہر آ گیا۔ اگلے دن میں انصاری صاحب کے دفتر میں موجود تھا۔ ان کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ پلوشا سے مشورہ لینا بھیڑوں کے چھتوں کو وٹا مارنے کے مترادف تھا۔ البتہ میں خود دماغی طور پر مکمل تیار تھا، کیونکہ وگنیش شکلا کا کانٹا نکالے بغیر نہ انصاری صاحب سکھ کا سانس لے سکتے تھے نہ میرے گھر والے۔ اپنی ذات تک خطرہ انسان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو ہی کنبے کی بات آتی ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ مجھے گھورتے ہوئے ان کے چہرے پر خوبصورت تبسم ابھرا اور پھر انہوں نے میز کی دراز سے ایک فائل نکالی، اسے کھول کر صحیح ہونے کی تصدیق کی اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں فائل پکڑی اور جو ہی کھولی حیران رہ گیا۔ سب سے اوپر ڈینو کی تصویر لگی تھی۔ اس کی داڑھی پہلے سے بڑی نظر آ رہی تھی، سر کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ اس کے باوجود مجھے پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔
मैं मुताज्जिब होकर बस इतना ही कह सका, सर ये अलादीनो। अंसारी साहब ने मेरे सर पर गोया हथौड़ा रसीद किया। बोले जिंदा है। मैं हकलाया, क्या क्या? नहीं सर, मेरी आंखों के सामने उसे गोलियां लगी थीं। वो इत्मीनान से बोले, इनकार किसने किया है? मगर गोली लगने से यकीनी मरना कहाँ लिखा है? मैं मुल्तजी हुआ, सर तफसील बताएं प्लीज। वो बोले, डीनो को 2 गोलियां पेट में और 1 पसली के नीचे लगी थीं, मगर वो शहीद नहीं हुआ। तुम्हें और दूसरे जासूसों को बेखबर रखने के लिए उन्होंने उसकी मौत की तशहीर कर दी। अचानक मेरे दिमाग में करण चावला से टाकरे का आखिरी मंजर ताज़ा हुआ, जब बेहोश होने से पहले वो कोई पेशकश करना चाह रहा था। परी के बदले गालिबन वो किसी खास शख्स को मेरे हवाले करने का कह रहा था, मगर मैंने बात सुने बगैर उसे बेहोश कर दिया था। अंसारी साहब मुस्तफसिर हुए, किस सोच में पड़ गए हो? मैंने उन्हें करण चावला वाली बात मिन्नोअन सुना दी। अंसारी साहब ने ऊपर नीचे सर हिलाया। बोले, यकीनन वो परी के बदले डीनो ही की पेशकश करना चाह रहा था। मैंने पूछा, अब भी ये बात कैसे बाहर निकली? वो हंसे, बोले, क्या ख्याल है, उस पार हमारे खैर खां मौजूद नहीं है? मेरे चेहरे पर खिफ़त उभरी। मैंने कहा, सही कह रहे हैं सर। वो गहरी संजीदगी से बोले, एक बुरी खबर सुनाऊं? मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, सुना दे। खुशखबरी के बाद तो बुरी खबर बनती ही है। वो बोले, रॉ की एक खातून ऑफिसर भी ज़ेरे हिरासत है। मैं मुताज्जिब हुआ, सर ये बुरी खबर कैसे है? वो मानी खेज अंदाज में बोले, सुना है तुम्हें भागने में मदद देने वाली भी रॉ की मेजर थी। मैंने कहा, ममता दीदी। अल्फाज मेरे गले में अटकने लगे। उन्होंने नफी में सर हिलाया। बोले, नाम नहीं जानता। मैंने यादाश्त पर जोर देते हुए मशवरा मांगा। कहा, उनका मोबाइल फोन नंबर मुझे याद है, कॉल कर लूं? अंसारी साहब बोले, उस पर मुकदमा चल रहा है और यकीनन उसका मोबाइल रॉ के कब्जे में होगा। तुम्हारी कॉल बेचारी के लिए और मसाइल पैदा करेगी। मैंने मुद्दे पर आते हुए कहा, कब जाना होगा? वो मुझे मतून किए बगैर खुश दिली से बोले, 2-3 दिन के लिए घर का चक्कर लगा लो, तब तक तुम्हारे कागजात तैयार करवा देता हूँ। मैंने उस बात में सर हिलाते हुए पूछा, राजकुमारी पर हमला करने वालों के बारे में कोई पेशरफ्त हुई? बोले, हाँ, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हमें असल मुजरिम की तलाश है। उम्मीद है काउंटर इंटेलिजेंस वाले जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आम मोहरों पर हमारी गहरी नजर है। हल्का सा तवक्कुफ करके उन्होंने इत्मीनान भरा सांस लिया। बोले, तुम अगला महाज संभालो, यहाँ हम काफी हैं। मैंने नशिस्त छोड़ते हुए गोया जाने की इजाजत तलब की। कहा, ठीक है सर। बाजू खोलते हुए उन्होंने मुझे सीने से भेंचा और हतमी लहजे में बोले, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। हर बार की तरह इस मिशन का सुनकर भी पलवशा अफसुर्दा हो गई, मगर मैं चाहकर भी उसकी नाराजगी दूर नहीं कर सकता था। किसी भी मिशन पर जाने से पहले इरादा यही होता था कि उसे बेखबर रखूं, लेकिन वो मुझे और मेरे मिजाज को इतनी गहराई में जानती थी कि कहे बगैर जान जाती। और फिर उसके हट धर्मी भरे इस्तफसार के सामने मुझे घुटने टेक कर हकीकत उगलना पड़ती। फौजी की जिंदगी भी अजीब होती है। न बीवी की मोहब्बत से भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो सकता है, न बच्चों के बचपन से लुत्फ उठा सकता है, न बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकता है, और न गमी खुशी की तकरीबात में शरीक हो सकता है। फर्ज की अदायगी में कहाँ कहाँ की खाक छानना पड़ती है, ये वही जानते हैं जो इस दश्त की सयाहत कर चुके हैं। पेट भरे मुल्क दुश्मन एजेंसियों से डॉलरों की गड्डियां वसूल करने वाले इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। चौथे दिन नाश्ता करके मैं घर से निकल आया था। शाम तक मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। रात का खाना अंसारी साहब के साथ खाकर मैंने तफसीली हिदायत ली। काफी देर तक वो मुझे समझाते रहे। 1:30 बजे के करीब मैंने जाने की इजाजत चाही। नशिस्त छोड़कर उन्होंने मुआनका किया और शफकत भरे लहजे में बोले, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और जो हिदायत मैंने दी हैं उन पर सख्ती से अमल करना। याद रखना, तुम्हें कोर्स करवाने का मकसद यही था कि दुश्मन की चालबाजियों को अच्छी तरह समझ सकूं। मैं एतमाद से बोला, इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा सर। बोले, हाथ से पूछ कर नहीं आया करते बरखुरदार, और ना तदबीर की तकदीर के सामने चल सकती है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए सर। बोले, वही अकेला ही तो सहारा है। मैंने एड़ियां जोड़कर अलविदाई सलूट किया और नशिस्त गाह के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अचानक आवाज आई, राजा बात सुनो। वो परिवश की आवाज थी। मैं रुकते हुए हैरानी से मुड़ा। वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने शब ख्वाबी का लिबास नहीं पहना था, जिसका मतलब था वो सोई नहीं। अंसारी साहब ने उसे घूरते हुए कदरे शाकी अंदाज में कहा, अभी तक सोई नहीं? आहिस्तगी से बोली, राजा से ये काम था पापा। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ी। अंसारी साहब लाताल्लुकी से कंधे उचकाते हुए अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए। उनके चले जाने पर मुझे अंदाजा हुआ कि मुझ पर किस कदर भरोसा करते थे। यकीनन ये भरोसा मुतकाजी था कि मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका न देता। परिवश ने मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाया। बोली, ये आपके लिए है। मैंने कदरे हैरानी से पूछा, ये क्या है? वो मुतबस्सम हुई, खोल कर देखो।
मैंने खूबसूरत पैकिंग उतार कर डिब्बे को खोला। अंदर कीमती रोलेक्स घड़ी मौजूद थी। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तो यही वो कीमती तोहफा था जिसके लिए आपने इंडिया में भी मुझे लालच दिए रखी। वो तीखे अंदाज में बोली, अनजान बनने का ड्रामा ना किया करो, बहुत बुरे लगने लगते हो। उसने मेरे हाथ से घड़ी ली और पहनाने के लिए बाईं कलाई थामी। मैंने जल्दी से कहा, मैं घड़ी दाएं हाथ में पहनता हूँ। मानी खेज लहजे में बोली, आपका हर काम दूसरों से मुख्तलिफ होता है। ये कहकर उसने मेरी दाईं कलाई थाम ली। मैं मुतबस्सम हुआ, कहा, खूबसूरत घड़ी है। बोली, उम्मीद करते हैं अगली मुलाकात में ये आपकी कलाई पर मौजूद होगी। मैं पुरखुलूस लहजे में बोला, इंशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोली, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। क्या हुआ जो हम आपसे नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले भी तो मौजूद हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे गहरी नजर से देखते हुए वो धीरे से बोली, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने मतून किया, दुआ पर यकीन रखती हो? वो साफ गोई से बोली, हाँ, पापा ने हमारे सारे खदशात का सद्देबाब कर दिया था। गुज़श्ता कई माह से इस मौजू पर मुताला जारी है और अब हमें अपनी गुज़श्ता बेवकूफ़ियों पर हंसी आती है। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उस पर अलविदाई निगाह डालकर मैं मुड़ गया। बाहर निकलने तक मुझे अपनी पुश्त पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस होती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।